जय हिंद। आज पढ़ते हैं श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? आप लोगों को बताते हैं श्वसन। श्वसन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास में आप पढ़ेंगे श्वसन और श्वासोच्छ्वास, दो प्रकार की चीजें आप पढ़ते हैं। एक श्वसन पढ़ते हैं, एक श्वासोच्छ्वास पढ़ते हैं। देखो श्वसन जो होता है, श्वसन का अर्थ होता है, श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, उसको आप श्वसन कहते हैं। ये मत सोचना श्वसन वो है जिसके द्वारा आप ऑक्सीजन को लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हो। श्वसन वो नहीं है। श्वसन का अर्थ होता है आपके शरीर में ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया होती है। आप लोग सुने होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, तो जो ऊर्जा बनता है ना वो ऑक्सीजन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा बनने की प्रक्रिया होती है आप उसे श्वसन कहते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला प्रक्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन को आप अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहे श्वसन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? श्वसन 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 वह प्रक्रिया है, एकदम सिंपल से डिफिनेशन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है। शरीर में क्या बनता है? ऊर्जा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है। ठीक है, श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बने, आप उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये होता है श्वसन। और देखो आप एक तरह से कैसे, और श्वासोच्छ्वास, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर है, नाम से पता चल रहा है। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लें, ऑक्सीजन को अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें? बाहर करें। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया आप ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करें, वो प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। आप ये भी कह सकते हैं इसको कि ये जो श्वसन है ना, ऐसी प्रक्रिया है जो एक दीपक देखते हैं ना जिसे लगातार जलता रहता है, वैसे ही एकदम श्वसन और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। मृत्यु के बाद ही कहा जाता है बंद होता है। तो आप कह सकते हैं श्वासोच्छ्वास व श्वसन वह प्रक्रिया जो अनावरण चलता रहता है तथा मृत्यु के पश्चात बंद हो जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन या श्वासोच्छ्वास। लेकिन इसको याद रखिएगा, श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा बनता है और श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, वह प्रक्रिया हमारी श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, ये रहा श्वसन और श्वासोच्छ्वास। देखिए जो श्वासोच्छ्वास होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिए श्वसन के द्वारा क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा बनता है। श्वासोच्छ्वास जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया देखिए दो प्रकार की होती है। एक कहते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन को बोलते हैं इनहेलेशन, और एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन इसको बोलते हैं एक्सोहिलेशन। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होता है, श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, निःश्वसन, निःश्वसन। निःश्वसन का अंदर क्या होता है? इनहिलेशन। इनका मतलब क्या? अंदर। इनका मतलब क्या? अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो का मतलब हो गया बाहर और इनका मतलब क्या हो गया? अंदर। तो वह प्रक्रिया निःश्वसन आप किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाए, ऑक्सीजन अंदर जाए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन। अब यहाँ पे एक चीज फंसता है कि आप फिल्टर लगा रहेंगे कि केवल ऑक्सीजन में कहेंगे बस ऑक्सीजन और किसी को नहीं आएगी, तो बहुत सारी गैसें आएंगी। तो देखिए जैसे आपके यूनिवर्स में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है, 78 दशमलव कुछ परसेंट है, इसे 2% हम लोग मान लेते हैं, लगभग 79% कहते हैं ना, 78% अप्रॉक्स होता है। देखिए नाइट्रोजन हो गया 78% आप मानिए,
नाइट्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। कितना परसेंट होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है लगभग आप कह सकते हैं 0.003% होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इतना मान लीजिए। अब देखिए ये सब सारा गैस अंदर जा रहा है, लेकिन केवल आपको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। केवल क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या नाइट्रोजन से आप सांस लेते हैं? नाइट्रोजन सांस नहीं लेते। तो आप अभी पढ़े श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा आप ऑक्सीजन को बाहर लेते हैं, सॉरी अंदर करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन भी आपके अंदर गया, फेफड़ा तोड़ता फेंक देगा, तुरंत देखेगा फेफड़ा नाइट्रोजन आ रहा है, तुम्हारा कोई काम नहीं, तो तुरंत हटाएगा। उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। कहेगा हाँ इसका काम है, इसको ले लेगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है इसका यूज कितना होता है हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितना है? 21%। नाइट्रोजन इसे गया था, पूरा पूरा नाइट्रोजन बाहर निकल आया, नाइट्रोजन का कोई काम होता नहीं है। अब देखो एक्सोहिलेशन का अर्थ होता है बाहर निकलना, पहले तो ये सब अंदर गए, अब इनको बाहर फेंक रहा है फेफड़ा। देखो नाइट्रोजन कितना गया? 78% गया, 78% गया था, 78% बाहर निकला। लेकिन ऑक्सीजन गया था कितने परसेंट? ऑक्सीजन गया था 21%। कितने गया था? 21%। और जिसमें से 4% इसका यूज हो जाता है। कितने परसेंट उपयोग हो जाता है इसका? 4%। यानी 4% शरीर में उपयोग हो जाता है। तो 21 में से 4 घटाएं कितना आएगा? 17%। तो कितने परसेंट आपका ऑक्सीजन? देखो 4% यूज हो गया आपके शरीर में, तो 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 17 आएगा। अभी जो 4% यूज हुआ है ये कहीं ना कहीं जुड़ेगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4.03% कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यही प्रक्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास, वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करें, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। देख रहे हो ना, जीने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। कौन जरूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है, जीने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। तुम लोग क्या लेके जीते हो? ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, निःश्वसन, निःश्वसन। ठीक है, इनहेलेशन, एक्सोहिलेशन। इनहेलेशन का अंदर मतलब क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनहेलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोहिलेशन। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार। ठीक, अब देखिए श्वसन मार्ग देखते हैं। देखिए जो श्वासोच्छ्वास का रास्ता होता है, जो श्वास लेते हैं उसको कैसे लेते हैं, और विभिन्न जीवों में श्वासोच्छ्वास कैसे होता है। जैसे मनुष्य किससे सांस लेता है? मनुष्य किससे सांस लेता है? मनुष्य सांस लेता है फेफड़े से। आप में बहुत लोग होंगे कहेंगे नाक से। किससे सांस लेता है? फेफड़े, उसी को लंग्स बोलते हैं। मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़े से, यानी लंग्स से। ठीक, अब उसके बाद क्या है? मछली। मछली किससे सांस लेती है? गलफड़े से। गलफड़े यानी गिल्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको गिल्स कहते हैं। किससे सांस लेता है? गलफड़े से। मनुष्य किससे लेता है? फेफड़े से। ठीक है, और मछली किससे लेती है? गलफड़े से लेती है। अब मेढक देखिए, मेढक मेढक देखिए 3 प्रकार से सांस लेता है। एक तो जब बचपन में रहता है, जब बच्चा रहता है बचपन में, तो बचपन में रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? टेडपोल। मेढक के बच्चों को क्या कहते हैं? टेडपोल। जो टेडपोल रहता है वो मछली की तरह रहता है, तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़े से। तो ये भी किससे सांस लेगी? गलफड़े से। मछली किससे सांस लेती है? गलफड़े से। टेडपोल भी किससे सांस लेगा? मछली की तरह रहता है, छोटा छोटा पूंछ होता है इसका। ठीक, और फिर जब ये जवान हो जाता है, जवान जब इसको एडल्ट आप बोल सकते हैं, या जवान हो जाता है, जब वयस्क हो जाता है,
जब वयस्क हो जाता है तो किसके द्वारा पूछ इसकी खत्म हो जाती है तो किसके द्वारा सांस लेने लगता है, लंग से। लंग से यानी फेफड़े से। किससे सांस लेता है, फेफड़े से। और जब ये निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं, निष्क्रिय का अर्थ होता है जब ये सीधा अवस्था में, जब ठंडी उंडी आती है जिससे आप लोग रजाई में घुसते हैं वैसे ये भी रजाई में घुस जाता है। तो निष्क्रिय अवस्था में जब ये होता है तो निष्क्रिय अवस्था में ये सांस लेता है चमड़े से। किससे सांस लेता है, चमड़े से। अब कितने प्रकार से सांस लेता है, मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़े से। किससे सांस लेता है, फेफड़े से। मछली किससे लेती है, गलफड़े से। मेढक की कितनी अवस्थाएं, तीन। मेढक की तीन अवस्थाएं। बचपन में सांस ले, बचपन में इसको टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल सांस लेता है गलफड़े से। एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, अपनी जवानी किससे सांस लेता है, फेफड़े से लेता है। निष्क्रिय अवस्था में किससे लेता है, चमड़े से लेता है। ठीक है। अब देखिए बिच्छू, बिच्छू जो सांस लेता है ये ट्रैकिया से लेता है। ट्रैकिया यानी श्वास नली से। अब देखो बिच्छू के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाह्य कंकाल। क्या होता है, बाह्य कंकाल। शरीर के बाहरवा अगर हड्डी पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, शरीर के बाहर हड्डी पाई जाए। जैसे मान लो हम लोगों के शरीर के बाहर हड्डी रहता है तो उसको क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक है। तो जो बाह्य कंकाल रहता है, जो बाह्य कंकाल के जिसके शरीर पे रहता है वो ट्रैकिया सांस लेता है। ट्रैकिया से क्या होता है, यहाँ पे गले में छेद होता है। अब बिच्छू की ट्रैकिया को क्या कहा जाता है, बुगलंस। बिच्छू के ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, बुगलंस। ठीक है। बिच्छू के बाद आप देखो काकरोच। काकरोच भी किससे सांस लेता है, ट्रैकिया से। ट्रैकिया यानी श्वास नली। ट्रैकिया यानी श्वास नली। अभी जो श्वास नली रहती है ना, इसको यहाँ पर छेद रहता है जिसके वजह से यहाँ पे आप देखो, आप वो हो, ऐसे देखना इमेज बना दे रहे हैं। अब देखो जैसे ये है, इसके यहाँ पर छेद रहता है। ठीक है। ये इसके द्वारा सांस लेता है। ये किसके द्वारा सांस लेता है, ट्रैकिया श्वास नली के। इसके गर्दनों में छेद रहता है, वहीं से हवा निकालता रहता है। ठीक। तो ये किसके द्वारा सांस लेता है, ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। काकरोच ट्रैकिया के द्वारा। अभी देखो अगर क्या कहते हैं कि इसका आप सिर काट दीजिए तो ये मरेगा। ये किसके द्वारा मरेगा, अब उसके नाक में कोई कनेक्शन ही नहीं, आप उसका सर काट के फेंक दीजिए। इसलिए कहते हैं कि गला कटने के बाद काकरोच 11 दिन तक जिंदा रह सकता है बिना कुछ खाए। काहे कि वो सांस लेने से मरेगा ही नहीं, वो मरेगा किससे, भूख प्यास से। काहे कि उसके ट्रैकिया कहाँ है, उसके गले में। उसका ट्रैकिया कहाँ है, गले में। आप लोग वहां पे गए होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, देखिए किसी किसी का ये जाम हो जाता है नाक, तो यहाँ पर उसकी काट के लगा दिया जाता है, यहीं से वो सांस लेता है। ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया होता है, इसी के द्वारा ये क्या करता है, सांस लेता है। अब कितने दिन में मर सकता है अगर इसका गला काट दिया जाए, 11 दिन में। अब देखो ये जो होता है, इसके दो एंटीना निकले रहते हैं। ये एंटीना ना, ये सुनता नहीं है तो एंटीना फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। इससे कौन सा ज्यादा डरता है, पता होगा ना। और डरता कैसे कैसे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सामने कौन है। अगर सामने लड़का खड़े रहेगा तो डरेगा, और नहीं खड़ी है तो कचर कचर जाएगा, काकरोच वो डरने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, यह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़े से। मछली गलफड़े से। मेंढक में तीनों अवस्थाएं होती है, बचपन में टेडपोल गलफड़े से सांस लेता है, वयस्क में लंग से सांस लेता है, निष्क्रिय अवस्था में चमड़े से सांस लेता है। बिच्छू की ट्रैकिया को क्या कहते हैं, बुकलंस। ये किसके सांस लेते हैं, ट्रैकिया से। काकरोच भी किससे सांस लेता है, ट्रैकिया। गले में एक छेद होता है जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को अंदर बाहर करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। आप इसको दबाएंगे देखिए फटाक से खून फेंकता है। तो जिसमें एक जो स्कीलेटन यानी बाह्य कंकाल होता है ना, उसमें नसें नहीं पाई जाती। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बताते हैं। अब आइए पढ़ते हैं मनुष्य लंग्स। अब
अब देखिए जो ह्यूमन लंग्स होता है मनुष्य कैसे सांस लेता है, वो है ना हम लोगों को किसका लंग्स पढ़ना है, मनुष्य का। अब देखिए मनुष्य जो रहता है, मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़े से। किससे सांस लेता है, फेफड़े से। नाक से मत कह देना, किससे सांस लेता है, फेफड़े से सांस लेता है मनुष्य। और फेफड़े में देखिए पहुंचने के लिए फिर रास्ता कौन सा होता है, सबसे पहले नासा द्वार होता है। क्या होता है, नासा द्वार। नासा द्वार ही नकवा वाला रास्ता जहां से आप लोग छिकर के फेंकते हैं, नासा द्वार, नासा कपाट, नासा कपाट। उसके बाद आता है ग्रसनी। उसके बाद क्या आता है, ग्रसनी। उसके बाद आता है स्वर यंत्र। क्या आता है, स्वर यंत्र। उसके बाद आता है स्वर यंत्र के बाद क्या आता है, ट्रैकिया या श्वास नली आप इसको बोलते हैं। स्वर यंत्र के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है। उसके बाद आता है ब्रोंकोई। उसके बाद आता है ब्रोंकियोलस। उसके बाद आता है एल्वियली। एल्वियली। इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। और इसको बोलते हैं ब्रोंकोई। ट्रैकिया। ठीक है। अब देखिए मनुष्य के सांस लेने के लिए सबसे पहले नासा द्वार, ई वाला जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं, नासा द्वार। यहाँ से हवा अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर गया, नासा द्वार। आप लिए यहाँ पर मिला नासा कपाट, यहाँ पे पहुंचे ग्रसनी। ग्रसनी मतलब हलक। आधा बालाजी तो गांव की महिलाएं गरिया के पहन देती है। गरिया कहती है ना, राख लगा के हलक से जवान खींच लेंगे, तो ये हलक होता है, इसी को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये है आपका ग्रसनी, यहीं पे भोजन खाते हैं तो आप ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रसनी। इसके नीचे स्वर यंत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मारेंगे तो आवाज चेंज होगा, ये देखो स्वर यंत्र, देखिए चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, स्वर यंत्र। इसके नीचे जाएंगे ट्रैक, आपको मिलेगी, यहाँ से मिलेगी श्वास मिलेगी। और श्वास में भी यहाँ से जाएंगे तो दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, जिसको कहेंगे ब्रोंकोई। और उसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्से रहेंगे, उसको कहते हैं ब्रोंकियोलस। और उसके नीचे छोटे छोटे गुच्छे जैसे संरचना रहती है, जिसको कहते हैं एल्वियली। तो सांस लेने में किसने कितने रास्ते, नासा द्वार, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर यंत्र। उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकोई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली। आप लोग हमारे साथ बोलिए, नासा द्वार, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया। नासा द्वार, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकोई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली। देखिए कैसा रहता है। लंग्स का अगर आप लोग बनाएं, समझने के लिए बना रहे हैं, इसे आप लोगों को भी दिखा देते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे इसे कटोरे जैसे गुच्छे जैसी संरचना रहती है, जिसको एल्वियली बोलते हैं। ठीक है, जिससे आप देखिए नासा द्वार, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर यंत्र। ये वाला जो है इसको, ये वाला इसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नली, इसको बोला जाता है ब्रोंकोई। और इसके अंदर ही जो छोटी छोटी संख्या रहती है, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस। और ये जो गुच्छे जैसी संरचना रहती है, जिसको बोलते हैं एल्वियली।
ठीक है, इसको बोलते हैं एल्वियोली। अब देखो यहाँ से हवा गया, अब यहाँ ब्रंकियोलस पहुंचा, तो ये हवा को स्टोर रखने का काम कौन करता है? एल्वियली करता है। कौन करता है? एल्वियली। ये हवा को एकदम बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, देने के लिए। तो हवा को स्टोर करने का काम कौन करता है? एल्वियली करता है। देखिए नासा द्वार, नासा का पार्ट ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, ब्रंकोई, ब्रंकियोलस, एल्वियली। अब देखिए ये जो नासा द्वार रहता है, नाक से जो रास्ता रहता है उसको क्या कहते हैं? नासा द्वार कहते हैं, ठीक है। ठीक, ई वाला इसको नासा द्वार, यहाँ पे नासा का पार्ट इसको, फिर ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रैकिया। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैकिया। ये 10 से 11 सेमी लंबा होता है। कितने सेमी लंबा होता है? 10 से 11 सेमी लंबा होता है, ठीक है। और इसमें सी आकार का इसे छल्ला पाया जाता है, ठीक है, जिसके ये चिपके हैं, ठीक। इसके अंदर 20 से 25 ऐसे छल्ले रहते हैं सी आकार के, जिसके वजह से चिपके नहीं, जो चिपक जाएगा तो आदमी मर जाएगा, नहीं तो आदमी ऐसे चिपका नहीं देता अपना, ठीक। अभी जो ब्रंकोई रहता है सामने, इनकी संख्या दिखाई दे रहा है 2, एक इधर गया, एक इधर। अब इसकी संख्या लगभग, जो ये ब्रंकियोलस रहता है, इसको कहा जाता है एक साइड 12 होता है, तो मतलब एक साइड कितना होता है? 12 होता है। और इसकी संख्या लगभग 24 करोड़ होती है। कितनी होती है? 24 करोड़। एलवीएल की संख्या कितनी होती है? 24 करोड़। छोटी छोटी बाल्टी जैसी संरचना होती है, कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। नासा द्वार, यहाँ से ऑक्सीजन गया, नासा का पार्ट इसके माध्यम से यहाँ पे पहुंचा, ग्रसनी ये लेके गया हवा को, फिर लेके गया कहाँ? सौर यंत्र में, जहां से हम लोग बोल रहे हैं ये कौन सा यंत्र है? सौर यंत्र। सौर यंत्र किसके पास भेजा? ट्रैकिया। ट्रैकिया कितनी सेमी लंबी? 10 से 11 सेमी लंबी। ट्रैकिया कितने सेमी लंबी? 10 से 11 सेमी लंबी। और 1.5 से 2.5 सेमी जो रहती है, चौड़ी रहती है। कितनी चौड़ी रहती है? 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर ये क्या रहती है? चौड़ी रहती है। और इसमें से सी आकार के छल्ले होते हैं, जिससे ये चिपके ना। उसका ब्रंकोई, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ऐसे दूध की बड़की बड़की पाइप होती है जो इस कनेक्शन देता है फेफड़े में, ठीक। ब्रंकियोलस होता है, उसके बाद क्या होता है? एल्वियली। ये जो लंग्स रहता है, ये तो पूरा अंदर का ढांचा हो गया। इसके ऊपर जो रहता है, इसके ऊपर वाला कवर होता है, जिसको सुरक्षा देने का काम करता है। तो ऊपर वाला कवर किसका क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। ऊपर वाले कवर को क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। पूरा नहीं, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी आप लोगों को इमेज दिखा के समझाते हैं। यहाँ तक हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। 706 क्लियर है आप लोगों का? नासा द्वारा, नासा के पार्ट ग्रसनी, सौरयंत्र, श्वास नली, ब्रंकोई, ब्रंकियोलस, एल्वियली, इतना याद रखिएगा आप। अब पूछते हैं आप लोग, बताइए श्वास नली की लंबाई कितनी सेमी होती है? 10 से 11 सेमी लंबी। चौड़ाई 1.5 से 2.5 सेमी लंबी। कितने छल्ले पाए जाते हैं सी आकार के? जल्दी बोलो, कितने छल्ले पाए जाते हैं? हाँ, 20 से 25, ठीक। ब्रंकोई की संख्या कितनी होती है? 2। ब्रंकियोलस की संख्या 12 इस साइड, 12 इस साइड, लगभग 12 कहा जाता है। और जो एल्वियली होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 24 करोड़ होती है। यहाँ तक क्लियर है? फेफड़े के ऊपर जो कवर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। किसका काम करता है? फेफड़े की सुरक्षा करने का काम। देखिए क्या लंग्स दिखाते हैं। देखिए इसको क्या कहेंगे? नासा द्वार, नासा का पार्ट, ग्रसनी, स्वर यंत्र। यहाँ पे ये क्या है? ट्रैकिया। ये वाली क्या है? ट्रैकिया। और इसको क्या कहेंगे? इस वाली पाइप को ब्रंकोई। इसको दोनों साइड वाले पाइप को क्या कहेंगे? ब्रंकोई। और ये अंदर वाला, इसको क्या कहेंगे? ब्रंकियोलस। और इसमें जो छोटे छोटे छल्ले लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एल्वियली।
फेफड़े के ऊपर जो कवर है इसको क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े के ऊपर कवर को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। देखिए अभी आप लोग और से पूछेंगे, हाँ इस वाले में देखिए, देखिए लंग्स हो गया आपका ये, ठीक, ये हो गया आपका लंग्स। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये था आपका ट्रैकिया, ये क्या है? ट्रैकिया है। अब ध्यान से समझना, ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है। अब ये ब्रंकियोल ट्रैकिया है, देखिए इसमें कैसे है। अब ये वाला जो है हम आपको बताते हैं ब्रंकियोलस है, इसको क्या कहेंगे आप? ब्रंकियोलस। छोटी 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 बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है ब्रंकियोलस, जिसकी वजह से क्या, जिसमें जुड़े रहते हैं क्या? एल्वियली जुड़े रहते हैं, जो किसका काम करते हैं? जो बाल्टी जैसी छोटी छोटी एकदम गोले जैसी संरचना होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है। देखिए इधर है ब्रंकियोलस, ये क्या है? देखिए गैस, गैस एक्सचेंज एंड एल्वियली, इसी से गैस क्या होता है? एक्सचेंज होता है, एक साइड से निकलता है एक साइड से अंदर करता है। ये जो हरा वाला आपको तीर दिख रहा है ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए फेफड़ा जो रहता है उसको वायरस से इफेक्ट हो जाता है, तो फेफड़े में वायरस से प्रभावित कौन होता है? फेफड़े में वायरस से प्रभावित होता है एल्वियली। कौन प्रभावित होता है? एल्वियली। एल्वियली जो होता है वो वायरस से फेफड़े में प्रभावित हो जाता है। अब देखिए छोटी सी संरचना रहती है, फेफड़ा हो गया, फेफड़े में छोटे से एल्वियली रहते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत होता है? इसमें देखिए इसी से टीबी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टीबी। टीबी का फुल फॉर्म बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बैक्टीरिया रहता है ना, इसी में आके बैठ जाता है। किस में बैठ जाता है? इसी में आके बैठ जाता है। जब इसी में बैठ जाता है तो क्या कहते हैं कि अब इतना छोटा सा जगह, अब उसी में लिया गया कौन? बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता, इसलिए देखिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे वो सांस नहीं ले पा रहे थे। सांस ले पा रहे थे? नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और आप लोग कहते हो, हमें तो लगता है कि आप लोग कहते हो लव इज लाइफ, बट आई थिंक ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। दिख रहा है ना ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, ठीक। इसके अंदर छोटे छोटे एल्वियली होते हैं और एल्वियली के अंदर ही वायरस बढ़ गया, क्या किया? हटवा ही नहीं करेंगे। अब जब ये नहीं हट रहा है तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से भरेगा? ऑक्सीजन नहीं भर पाता तो हो जाती है दिक्कत। और तब उसको लगाया जाता है ऑक्सीजन मास्क। देखते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, अभी बताएंगे क्यों लगाया जाता है। इतना क्लियर है? देखिए इसमें फर्स्ट ये देखिए नासल कैविटी, नासा द्वार, फिर नासा कपाट, ग्रसनी, स्वरयंत्र और ये सांस नली, फिर ब्रंकोई, ब्रंकियोलस इसके अंदर, फिर एल्वियली। देखिए ये जो इतनी बड़ी संरचना है, देखिए एक एक से कितने कितने गुच्छे लगे हुए हैं, बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं। इसके अंदर घुसता कौन है? ऑक्सीजन, और निकलता कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है एल्वियली का इमेज, ठीक है। निकल रहा है इधर से कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें घुस कौन रहा है? ऑक्सीजन घुस रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों का? अच्छा, अब देखिए जो श्वास नली होता है आपका, जो ट्रैकिया होता है, जो श्वास नली होता है, इसमें बहुत छोटी छोटी पतली पतली धागे जैसी संरचना रहती है। जिसे आप नाक में लेंगे तो नाक में बाल रहते हैं जो गंदगी को साफ करते हैं, वैसे ही जो आपकी ट्रैकिया रहती है उसमें छोटी छोटी गंदगी रहती है जो गंदगी को साफ करती है। लेकिन चुट्टा पीता है सिगरेट, और जब सिगरेट पिएगा तो उसीलिए क्या होता है? जल जाता है। इसलिए जो धुआं रहता है उसमें क्या रहता है? निकोटीन रहता है, निकोटीन मिला रहता है। अब वो जाके फेफड़ा में बैठ जाता है, इसीलिए फेफड़ा में क्या उत्पन्न होने लगता है? स्वेलन। तो इसी को कहते हैं भाई, अब स्वेलन से उसके अंदर इनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। उस कहते हैं ना फेफड़े में कैंसर हो गया है
तो कैंसर किसे कहते हैं? द इनकंट्रोल सेल डिवीजन इज अवर बॉडी, इसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िए, अब ये मत कहना कि बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बताते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हो गया आपका जो श्वसन था। अब श्वसन के आप दो प्रकार पढ़ेंगे। एक श्वसन होता है आंतरिक श्वसन। एक श्वसन कौन सा होता है? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन। और एक श्वसन कौन सा होता है? बाह्य श्वसन। एक श्वसन कौन सा होता है? बाह्य श्वसन। अब देखो, ये नहीं कि देखो बाह्य श्वसन है, इसका मतलब ये नहीं कि, देखिए बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? फेफड़े तक के श्वसन को कौन सा श्वसन कहा जाता है? फेफड़ा शरीर के बाहर नहीं है, लेकिन यहाँ तक नॉर्मली देखिए हो रहा था ना, हवा का आना, हवा का जाना, हवा का आना, हवा का जाना। तो इस श्वसन को कौन सा श्वसन कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। फेफड़े का आप देखिए इमेज, ऐसे ही रहता है ना। अब देखिए, ये जो फेफड़ा है ना, इसके नीचे पाया जाता है डायाफ्राम। क्या पाया जाता है? डायाफ्राम। इसके नीचे एक मांस की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम जो होता है, ये फेफड़े को पचकाने और फुलाने का काम करता है। फेफड़े को पचकाने और फुलाने का काम कौन करता है? डायाफ्राम। फेफड़ा पचक रहा है तो उसको पचकाने का काम कौन करेगा? डायाफ्राम करेगा। फिर फेफड़े को फुलाने का काम, देखो ऐसे गया ऊपर तो फेफड़ा दब गया। फेफड़े की इतनी औकात ही नहीं है कि वो खुद से फूल पचक ले, तो उसको फुलाने और पचकाने के लिए क्या पाया जाता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम जो रहता है ऊपर जाता है तो फेफड़ा दबता है। जब फेफड़ा दबता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। जब नीचे आता है तो फेफड़ा क्या होता है? खुलता है, जिसमें क्या भर जाता है? ऑक्सीजन। तो यही प्रक्रिया लगातार क्या करती है? चलती रहती है। जब ये ऊपर जाता है तब आप देखिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, और जब नीचे आता है तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन भर जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। नीचे आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा है क्या? ऊपर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, नीचे आएगा तो ऑक्सीजन भरेगा। अभी डायाफ्राम जो रहता है, यहाँ पे दिक्कत क्या होता है? अब डायाफ्राम है और यहाँ पे आगे बाब आ गया, यहाँ पे ब्लड क्या आ गया, महिलाओं के अंदर दिक्कत होता है। अब देखो ये आ गया, अभी देख रहा है डायाफ्राम ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये देखेगा, कहेगा ये डायाफ्राम बस ऊपर, नीचे मत आना। कहेगा काहे नहीं आएंगे? कहे कि अरे नीचे आओगे तो हम दब जाएंगे, दब के मर जाएंगे। ये भी दिक्कत है। अगर नीचे आए तो फिर दिक्कत हुआ, हम ला तो उससे मार देंगे, टूट जाएंगे। डायाफ्राम का बड़ा दिक्कत है। अब पहुंचो ब्रेन के पास। किसके पास पहुंचो? ब्रेन के पास। अब ब्रेन जो है, ब्रेन पूछा कि क्या बात है, डायफ्राम का है? तो कहेगा कि अरे यार चाहिए, हमको सांस ही नहीं लेने दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चुट्टा कह रहा है कि नीचे आओगे तो मार देंगे, टूट जाएगा। तो ब्रेन से पूछता है कि क्या बात है? तो कहेगा कि आखिर नीचे आएगा तो हम दब जाएंगे, तो हम जाएंगे कहाँ? कहता ये बात है। तो ब्रेन सब काम के लिए जाता है लीवर के पास पहले। तो लीवर से कहेगा, तो कहेगा ये महाराज तो हमसे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कोने कूदे बैठे इतना काम दिए, व्यस्त रहते हैं, ऊपर से करें अब हम श्वसन में क्या मदद करें, अब हम कुछ नहीं करेंगे। लीवर एकदम गुस्सा आ जाता है, तो ब्रेन कहता है ठीक है मत करो। तो लीवर जाता है, तब से इधर रहता है प्लावी पसली। कौन सी पसली रहता है? प्लावी पसली। प्लावी पसली। देखो जो पसलियां रहती है ना, सब की सब यहाँ स्टर्नम से जुड़ी रहती है, लेकिन कुछ पसली नीचे रहती है जो खुली रहती है। तो ऐसी पसलियां जो जुड़ी नहीं रहती स्टर्नम से, उन पसलियों को क्या कहते हैं? प्लावी पसली। प्लावी मतलब तैरना, जो तैरने वाली पसली होती है उसको क्या कहते हैं? प्लावी पसली। तो अभी प्लावी पसली कहता है, हम देखते हैं ना, तो प्लावी पसली क्या करता है? जब ऊपर होता है तो फेफड़ा क्या होता है? खुलता है। जब नीचे होता है तो फेफड़ा क्या होता है? पचकता है। ऊपर हुआ प्लावी पसली तो फेफड़ा क्या हुआ? खुला। और नीचे हुआ तो क्या हुआ? पचक गया। ठीक है। अब देखिए डायाफ्राम, डायाफ्राम में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। अगर डायाफ्राम किसी का टूट जाए तो जिंदा नहीं, एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं ना,
ये उपास्थियों का बना रहता है, टूट जाएगा तो आदमी वही छटपटा के ऐसे सांस अजीब सा लेता है, ऐसे लेता है ना, उसके बाद मर जाता है, तो डायाफ्राम टूट जाता है उसका, तो सांस ही नहीं ले पाएगा। अब ऊपर नीचे करेगा ही नहीं, जब ऊपर नीचे करेगा नहीं तो सांस कहाँ से ले पाएगा, ठीक है। तो सांस लेने में कौन सी पसली मददगार होती है, प्लावी पसली, वैसे सांस लेने का काम कौन करता है, डायाफ्राम। देखिए यही एक दिक्कत होता है, किसी महिला को बच्चा वगैरह हुआ तो काम ही नहीं करेगी, नॉर्मल कंडीशन। पहले की जमाने की महिलाएं देखिए, चाहे लड़का हो रहता था, उन लोग सुबह जात पीस के आटा, उसके बाद खाना बनाना, बर्तन वगैरह धोना, अन्य काम जो करना, तो उससे क्या रहता था, अब उससे वो लगता था, जो पेट में बच्चा है उसको लगता था कि हाँ बाहर थोड़ा मेहनत वाला काम है, जिसके वजह से वो दर्द सहता था। तो जब कोई दर्द सहता है तो बहुत मजबूत बनता है। अब तुम लोग सीधा नस काट लोगे, ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, तो चलकर किसी का नौटंकी करते हो। दर्द सहना सीखो, ठीक है। और मजा तब आता है जब तुम सहते रहो, बताओ ना, सबकी प्रॉब्लम आसान है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम किसी को मत बोलो, सबकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम किसी को मत बताओ कि तुमको क्या दिक्कत है। तुम्हारे दिक्कत का सलूशन बस तुम, और कोई नहीं है। तुम्हें अपने परेशानी से निकालने का कारण बस तुम हो, तुम ही अपने को अपने आप से परेशानी से निकाल सकते हो। और छोटी छोटी चीज में आप लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप सोचें तो कोई बड़ी चीज हो ही नहीं करती है, कोई चीज बड़ी नहीं होती, आप उसे सोच कर बना देते हो, ठीक है। तो एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे क्या रहता है कि वही बच्चा जब काम नहीं करेगी तो इसको लगेगा कि बाहर बहुत आराम है, अभी इसको दर्द ही नहीं होगा, तो एकदम वही देखो पागल, एकदम मंद बुद्धि बच्चा पैदा होता है, किसी से मतलब ही नहीं रहता, वो अकेले ही कोने में रहता है। जब ये शहर रहेगा तो बाहर निकलेगा, हाँ। अब एक तो अब क्या कहते हैं कि काम ही नहीं करने देती, हाँ, बस देखेगी कि ओ माय गॉड, सासू कहेगी ओ माय गॉड, उसका बड़ी है, कहेगी अब तुम कोई काम मत करो, आप लोग काम करवाना एकदम बढ़िया से, ठीक है, जिससे बच्चा दिमागदार हो, नहीं तो फिर तुम्हारी लोग लेके झेलना, ठीक। फेफड़े के ऊपर के कवर को क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े को फुलाने पचकाने का काम कौन सी पसली करती है, प्लावी पसली। कौन सी पसली करती है, प्लावी पसली। देख लो, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक, तुम्हारे लिए कुछ और जरूरी होगा, इसको आप दबाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, नीचे करेंगे, ठीक है। बात बढ़िया से पढ़ लिख के कामयाब हो जाइए ना, कहते हैं ना, आप लोग झूठे परेशान रहते हो सिंहासन के लिए, शेर जहां बैठता है वही सिंहासन हो जाता है, ठीक। तो किसी की खोजे रास्ते पर नहीं, अपना रास्ता खुद बनाओ, चलो वहां से जहां से डगर खत्म हो, अपना डगर खुद बनाओ, ठीक। अब देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है, एक बताया आपको आंतरिक, और एक होता है बाह्य, एक होता है बाह्य। अब बाह्य मतलब शरीर के बाहर नहीं होगा, शरीर के अंदर ही होता है। फेफड़े तक के श्वसन को कौन सा श्वसन कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, हवाओं का एक्सचेंज हुआ था, आदान प्रदान, विनिमय, निकला अंदर गया, निकला अंदर गया, तो यहाँ तक के श्वसन को क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, शरीर के अंदर जब श्वसन होता है, यानी कोशिकाओं में होने वाले श्वसन को कौन सा श्वसन कहते हैं, आंतरिक श्वसन। कौन सा श्वसन कहते हैं, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। और ब्लड में किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब देखो हीमोग्लोबिन दो प्रकार का होता है, एक होता है हीम, और एक होता है ग्लोबिन। एक क्या होता है, ग्लोबिन। जो हीम होता है ये देखिए, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। एक क्या होता है, हीम, और एक क्या होता है, ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखिए दो प्रकार का होता है, एक हीमोग्लोबिन होता है, एक मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का है, जब से तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रहता है चमकदार लाल रंग का होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन जो हीम रहता है, इसको हीमेटीन आप कहते हैं, हीमेटीन। हीमेटीन जो रहता है, इसमें आयरन का पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन।
जिसको आप पायरीफायरीन कहते हैं, पाईफायरीन। और ये ग्लोबिन जो रहता है ये एक प्रकार का वर्णक होता है। वर्णक का अर्थ क्या होता है? रंग, जो रंग देने का काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो प्रकार का होता है। अब देखो, ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसकी चोटता के साथ एक दिक्कत है। क्या? ऑक्सीजन इसकी पत्नी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ये प्रेम करता है। ऑक्सीजन की पत्नी अभी भी फंसा है चक्कर में। देखिए, और नाश इसी से होता है इंसान का। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इसकी पत्नी, मतलब काम इसका क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना, लेकिन लेके आता जाता किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको लेके जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड को। सी, एक कार्बन को क्या कहते हैं? एक रहता है तो मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। काम है इसको ऑक्सीजन को लेके जाना। किसका किसको लेके जाना? काम है ऑक्सीजन को लेके जाना, लेकिन ये लेके जाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन इसका पहिलका वाला। अब देखेगा, ऐसे लेके जाता रहेगा किसको? हीमोग्लोबिन लेके जाता रहेगा ऑक्सीजन को, लेकिन जैसे इसके पास पहुंचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कहेगा ये जी देखिए हम आ गए हैं। कहेगा तुम आ गई, अब छोड़ो ऑक्सीजन को। अब इसको लेकर कोशिकाओं के पास पहुंचता है। कोशिकाओं से पहुंचेगा, कहेगा जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, बोलो बोलो बाहर फूल बरसाओ, मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड आया है। अब कोशिका कहेंगे हमको तो ऑक्सीजन चाहिए। कहा कि तुमको चाहिए तो लो, नहीं मत लो। ठीक है, अब जाएगा एकदम सबको बांट देगा भयानक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज ही नहीं रहता है, इसलिए धीरे धीरे कोशिकाएं खत्म होने लगती है, मरने लगती है। इसलिए देखिए, कभी भी घर में जो घर बंद हो उसमें अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। इसकी वो उसका पूर्ण दहन नहीं होता। जब पूर्ण दहन मतलब पूरी तरह से नहीं जलता तो कौन निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसको पसंद है? हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन लेके जाएगा आपकी कोशिका नहीं, कहते हैं दिल लगा चूड़ा से परी किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा और सारी कोशिकाओं को बांट देगा, और कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर बंद कमरे में आप अंगीठी जला के सोते हैं तो उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और घुटन के कारण किसकी मौत हो जाती है? मनुष्य की मौत हो जाती है। अब देखिए, नॉर्मल कंडीशन में लेके जाता है ऑक्सीजन, जिससे आप लोग पूड़ी उड़ी बांटते हैं, पूड़ी 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 करता है ना, तो वैसे कहेगा हीमोग्लोबिन, कहेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जिसको ऑक्सीजन चाहिए बोलिए। सारे कोशिकाएं क्या ले लेती हैं? ऑक्सीजन। और देती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ले क्या लेती हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए, मनुष्य जो है 1 लीटर, एक नॉर्मली 1 मिली हीमोग्लोबिन में 250 जो, सॉरी 1 मिली हीमोग्लोबिन में 1 लीटर ब्लड में 250 मिली ऑक्सीजन जाता है। कितना ऑक्सीजन जाता है? 250 मिली ऑक्सीजन जाता है। ठीक, 1 लीटर ब्लड में कितना मिली ऑक्सीजन जाता है? लगभग 250 मिली ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन युक्त लिपिड में 250, मनुष्य में 250 मिली ऑक्सीजन जाता है, यानी केचुआ से 60 गुना ज्यादा जाता है। उसमें 1 मिली में 60 जाता है। ठीक, यहाँ पर क्लियर है। तो फेफड़े तक के शोषण को बाह्य शोषण कर दिया। आंतरिक शोषण किसे कहते हैं? कोशिकाओं के शोषण को कौन सा शोषण कहा जाता है? आंतरिक शोषण कहा जाता है। कौन सा शोषण कहा जाता है? आंतरिक शोषण कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो फेफड़ा होता है इसमें एक दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, फेफड़े तक के शोषण को कौन सा शोषण कहा जाता था? बाह्य शोषण। उसके अंदर इसको कौन सा शोषण कहा जाता है? आंतरिक शोषण। काहे कि हीमोग्लोबिन ब्लड को किसके पास पहुंचाता है? कोशिकाओं के पास। और कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ऊर्जा बनाती हैं। तो किसके माध्यम से पहुंचाता है? ब्लड के माध्यम से। ब्लड में किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का? 2। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है? हीमेटिन। और ग्लोबिन का अर्थ क्या होता है? ये वर्णक होता है, रंग होता है। ठीक है। अब देखो, ये जो रहता है बैगनी रंग वाला हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, आंतरिक शोषण जो रहता है ये 2 प्रकार का होता है।
आंतरिक शोषण कितने प्रकार का? दो। देखिए कौन कौन सा आंतरिक शोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इसको मिटा दो। आंतरिक शोषण दो प्रकार का, एक होता है अनाक्सी और एक होता है आक्सी। आंतरिक शोषण कितने प्रकार का? दो, अनाक्सी आक्सी। ठीक है। ऑक्सीजन की अनाक्सी किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण हो, यानी ऑक्सीजन जहां पे ना हो उसकी अनुपस्थिति में जो शोषण हो उसको क्या कहते हैं? अनाक्सी। और जिस शोषण में ऑक्सीजन उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण। जो अनाक्सी शोषण होता है ये किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव के अंदर। कोशिका द्रव के अंदर। किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव के अंदर। कितने एटीपी रहते हैं? 2 + 2 एटीपी। ग्लूकोज के माध्यम से कितने एटीपी बनते हैं? 2 + 2 एटीपी बनते हैं। ठीक। फिर ये टूटते हैं किसमें? देखो कितने एटीपी बनते हैं? 2 + 2 एटीपी बनते हैं। ठीक। फिर ये टूटते हैं ग्लूकोज में। ठीक है। अभी जो ग्लूकोज रहता है ये किसमें टूटता है? पायरूवेट में। तो देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो ये ग्लूकोज खुद ही है और लिसिस का मतलब क्या होता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब क्या? ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब क्या? टूटना। कोई भी चीज होता है तो कहते हैं लिसिस। लिसिस मतलब क्या हो गया? टूट गया। तो ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। इसके टूटने के फलस्वरूप 2 पायरुवेट अम्ल बनता है। कितने पायरुवेट अम्ल बनते हैं? 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट। कितने पायरुवेट अम्ल बनता है? 2 पायरुवेट अम्ल। ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप कितने पायरुवेट अम्ल बनता है? 2 पायरुवेट अम्ल बनता है। ठीक है। ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप कितने पायरुवेट अम्ल बनते हैं? 2 पायरुवेट अम्ल बनते हैं। अब पायरुवेट अम्ल के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 का बनता है। ठीक है। इसमें 5 अणु NADH के बनते हैं। 2 पायरुवेट अम्ल में से एक अणु जो रहता है इससे 2 चीज बनता है। 5 अणु NADH के और 2 अणु जो रहता है वो किसका बनता है? 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 का बनता है। ठीक है। 5 अणु और एक अणु FADH2 का बनता है। एक अणु किसका बनता है? FADH2 का बनता है। अब देखो यहाँ पर एक और दिक्कत है। 5 अणु जो NADH के होते हैं, 5 अणु NADH से 3 अणु ATP के और FADH2 से और FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इससे 3 ATP और इससे 2 ATP। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए, कुल मिलाकर आप देखिए तो क्या कितना बनता है? ठीक है। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 15, 3 × 5 = 15 और 2 × 2 15 2 17 1 18। कितने एटीपी आपको मिले? 18 एटीपी। कितने एटीपी मिले? 18 एटीपी। 2 पायरुवेट अम्ल से 5 NADH2, एक FADH2 से 3 एटीपी और इससे 2 एटीपी। तो 5 × 15 1 था और 2 × 2। ठीक है। 5 × 15 हो गया, 2 × 2 हो गया, 15 1 16, 16 2 18। अब देखो 18 एटीपी बना और इधर एक पायरुवेट अम्ल और है, ये भी ऐसे टूटेगा तो इससे भी कितने एटीपी बने? 18 एटीपी। तो कुल मिलाकर कितने एटीपी हो गया? 36 एटीपी। कितने एटीपी हो गया? 36 एटीपी।
लेकिन ऊर्जा हमको कितने एटीपी से मिलती है? ऊर्जा कितने एटीपी से मिलती है? ऊर्जा मिलती है हमको 38 एटीपी से। 38 एटीपी से ही ऊर्जा मिलती है ना। एड्रीन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फॉर्म होता है एड्रीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो कुल कितने एटीपी मिले हमको? 18 एटीपी एक से मिला, एक पायरू टर्मिनल से, और फिर प्लस 18 एटीपी एक पायरू टर्मिनल से, यानी कुल कितने एटीपी? 36। अब देखो यहाँ पर 2 एटीपी पहले से बचा है, 36 और 2 38। 36 और 2 कितने? 38। तो हमको कितने एटीपी मिल गए? 38 एटीपी। कितने एटीपी मिले? 38 एटीपी मिले, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ग्लाइकोलिसिस की जो खोज है वो 3 जीव वैज्ञानिकों ने की थी, एम्बडीन, मेयरहाफ और पार्सन। ग्लाइकोलिसिस की खोज 3 वैज्ञानिक, एम्बडन, मेयरहाफ और पार्सन, 3 वैज्ञानिकों ने किया था, एम्बडन, मेयरहाफ और पार्सन। इसलिए इसको एम्बडन, मेयरहाफ, पार्सन, इसको कितने वैज्ञानिकों ने किया था? 3 वैज्ञानिकों ने, ठीक है। एम्बडन, मेयरहाफ, अब एम्बडन को ई, मेयरहाफ को एम और पार्सन को पी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे का मतलब रास्ता, इसी रास्ते से चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ईएमपी पाथवे। एम्बडन, मेयरहाफ, पार्सन, ईएमपी पाथवे। इतना क्लियर है टोटल? ये हो गया आपका ऑक्सीसेशन। देखिए टोटल पूरा ऑक्सीसेशन कंप्लीट है। अनाक्सी। अब ऑक्सीसेशन देखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीसेशन देखते हैं, मिटाकर आपको ऑक्सीसेशन दिखाते हैं। अब देखो ऑक्सीसेशन किसमें होता है? 38 एटीपी उधर बना। अब इससे जो था आपका अनऑक्सीसेशन किसमें होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव से 38 एटीपी बना। ये 38 एटीपी किसके पास भेज दिया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ऑक्सीसेशन आपका किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए पूरा काम कौन किया? 38 एटीपी ये लिया और कौन सा चक्र चला है? केब्स चक्र। कौन सा चक्र चला? केब्स चक्र। केब्स चक्र से 38 एटीपी किस में बदल गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से किस में बदल गया? ऊर्जा में। ग्लूकोज से किस में बदल गया? ऊर्जा में बदल गया। अब देखो यहाँ पर आप देखिए पूरा काम कौन किया है, लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस, ठीक है। आप लोग पावर हाउस लगा के बनाइएगा, बड़ा कनेक्शन देख रहे हैं पावर हाउस का। पावर हाउस एकदम लगा के रखो बढ़िया एकदम। देखिए पढ़ने लिखने हमेशा देखिए कहा जाता है ना, कोई भी चीज होता है वो हाई से लो की ओर। आप जिसके साथ जैसा रहेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर 10 दिन आपको एकदम बेकार लोगों के साथ में रहेंगे तो कहेंगे क्या इन लोगों की जिंदगी की क्या गड़बड़ है। आप इसलिए ज्यादातर एकदम अच्छे लोगों के साथ रहिए, एकदम अच्छा विचार जिनका हो, ठीक। तो पावर हाउस ठीक ठाक तगड़ा पावर का होना चाहिए, ठीक। अब सारा काम कौन किया था? अनऑक्सीसेशन कोशिका द्रव में हुआ था। 38 एटीपी आराम से बैठे बैठे माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ काम करता नहीं है, ठीक। 38 एटीपी ले लिया। अब क्या शक्ति देखिए पूरा मेहनत करके बनाया ना, एकदम हीमोग्लोबिन मेहनत किया, पहुंचाया। हीमोग्लोबिन कैसे कहता है? तुरंत देखता है ऑक्सीजन 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 सबको बांटता है। पूरी उड़ी बांटते हैं ना आप लोग, तो पूरी उड़ी में, हाँ, जैसे हम लोग पूरी उड़ी में जाते थे ना, देखेंगे आप वहाँ पे पूरी उड़ी में तो एक आदमी खड़ा हो जाता था अपना कि हाँ लेके, और वो बांटता था। वो बांटता नहीं था, हम लोगों के ऊपर ध्यान देता था। कुछ और चाहिए? अब सामने वालों को चाहिए नहीं, लोग पहले तो 2-3 लोग। अब लोग समझते थे बहुत संस्कारी है, बांट रहा है। वो असल में अपना लोगों का ध्यान देता था, ठीक है। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से क्या बना? ऊर्जा। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी हमको पहले ही ग्लूकोज मिल गया था तो इसकी जरूरत क्या थी? अब देखिए जिसे आप लोग कपड़ा लेते हैं तो वैसे पहन सकते हैं, लेकिन कपड़ा को सिलवाते हैं ना, उसको काटता है, सिलना पड़ता है। तो वैसे ही जो आप ऊर्जा मिलती है आपको ना, उस तरह से क्या कहते हैं कि
उस योग्य नहीं रहती कि आप उसकी खपत कर ले, इसलिए उसको तोड़कर कई भागों में तब ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन अनऑक्सीजन क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बताते हैं और कुछ भी देखिए, फेफड़े में रोग आप लोग जानते हैं, टीबी वगैरह हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, फेफड़ा जो होता है इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, अब देखो नॉर्मल अवस्था में आपके फेफड़े में 3 लीटर हवा भरी रहती है, एकदम नॉर्मल अवस्था में आप सांस से रोक ले 3 लीटर हवा होगी। लेकिन टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल अवस्था में आप जितना सांस लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में आप जितना सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल अवस्था में आप जितना सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल अवस्था में एक बार में आप 500 ml कोई सांस लेता है, कितना सांस लेता है, 500 ml, जिसे आप लेते हैं तो कितना एक बार में सांस लेते हैं, 500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी फेफड़े की कुल सामर्थ्य, फेफड़े की कुल सामर्थ्य, फेफड़े की कुल क्षमता। और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो नॉर्मल अवस्था से 6 गुना ज्यादा लेते हैं। कितना लेते हैं, 6 गुना ज्यादा। जैसे आर्मी और में आप जाएंगे तो यही चेक करता है, जो कहता है सीना फुलाने के लिए ना, नहीं वो चेक करता है, जैसे पैमाना रख लेते हैं कि सीना फुलाएगा तो इतना हो जाएगा, तो उसका फेफड़ा ठीक है। अब जब आप फेफड़ा में भरते हैं तो नॉर्मल अवस्था से 6 गुना ज्यादा हवा जाता है, यानी 12 पंचे 60, कितना जाता है, 6 लीटर। कितना जाता है, सॉरी 6000 ml जाता है, यानी कितना लीटर जाता है, 6 लीटर। कितनी हवा जाती है, 6 लीटर जाती है। ठीक है, अब वो नाप लेते हैं कि इतना जाएगा तो 72-75 इंच का रहेगा तो नॉर्मली इतना जाएगा, इसलिए फेफड़ा आदमी फुलाता है तो एकदम घुमस के आदमी फुला देता है एकदम लो। ठीक है, अगर रच्चू इससे कम हुआ तो इसका मतलब आपका फेफड़ा क्या है, इफेक्टेड है। नॉर्मल अवस्था में आपके कितना जाना चाहिए, 500, और क्या कहते हैं जब फुलाने पर कितने हवा जानी चाहिए, 6 लीटर। कितनी हवा, 6 लीटर। ठीक है, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। अब देखो जो श्वास नली होती है उसमें उपास्थियों के छल्ले होते हैं, जिसकी वजह से हम आपको कहा सी आकार के श्वास नली उपास्थियों के छल्ले होते हैं, जिसकी वजह से वो पच के तो इन उपास्थियों के छल्ले को क्या कहा जाता है, हाइलीन। क्या कहते हैं, हाइलीन। उपास्थियों के छल्ले को क्या कहते हैं, हाइलीन, जिसकी वजह से फेफड़े क्या होते हैं, पचके ना। अगर फेफड़ा श्वास नली से पचक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइलीन। हाइलीन के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, सांस, हाइलीन भी श्वास नली को पिचकने नहीं देता है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या रहता है कि कोई आदमी पानी में गिर जाता है या कूद जाता है सुसाइड करने के लिए, तो उसका फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। तब देखिए फेफड़ा काम करना बंद कर देता है तो उसके सांस लेने के लिए क्या वेंटिलेटर लगाया जाता है, एक मशीन होता है वेंटिलेटर, जिसकी वजह से उसको रखा जाता है। अभी आपको कौन सा टाइम है, तो वेंटिलेटर एक मशीन होता है, उस पर आदमी सोया रहता है। देखिए पूरा मॉनिटर वगैरह बगले ऐसे रखा रहता है, चेक किया जाता है। और देखिए नॉर्मल अवस्था में जब कोई डूब रहा है तो उसका फेफड़ा काम करना बंद कर दिया, पचकना बंद कर दिया, फूलना पचकना, तो सांस नहीं ले पाएगा। तो माउथ टू माउथ थेरेपी किया जाता है। पिक्चर में देखते हो ना, हीरोइन कैसे हीरो को फूंकते हैं, और फूंकते ही तुरंत उसके अंदर जान आ जाता है। कई कई तो जान के करते हैं फूंके, ठीक है, और नहीं तो ऐसे फेफड़े को दबाया जाता है जिसके वजह से फेफड़ा चालू हो जाए, उसके मुंह में ऐसे नाक को दबा दिया जाता है जिसके वजह से प्रेशर जनरेट हो तो भी फेफड़ा चालू हो जाए, नहीं तो फूका जाता है। इसे 1 मिनट में 10-12 बार फूकेंगे, वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया वेंटिलेटर। कोई भी आदमी अगर बीमार रहता है तो आप उसको शुद्ध ऑक्सीजन दीजिएगा तो सांसें नहीं ले पाएगा, काहे कि शुद्ध ऑक्सीजन इतना भारी होता है। अब उसका एलवीएल पहले से ही खराब है, उसमें जैसे टीबी वगैरह हो गया, कोरोना वगैरह हो गया, तो उसको छेद दिया। देखो आदमी टीबी पिक्चर में होता है ना, एकदम उल्टी करता है, खून का उल्टी करने लगता है, मर जाता है एक भाई।
और मरता कैसे है वो, दोनों कांड की रहती है, तब उसको एक्चुअल में कहता है कि हमको ये है वो है, ठीक। तो अब इसमें क्या रहता है कि जैसे अब एलवीएलई में सब होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या एलवीएलई में छेद करने लगा, तो वहां पे खून जो रहता है, ऑक्सीजन ब्लड नलिकाएं रहती है, छोटी छोटी केशिकाएं रहती है जो ऑक्सीजन को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। अब उसमें छेद हो गया, अब खून भर गया, तो इसलिए आदमी खांसता होता है तो खून बेचता है, तो खांसी उसी आती है तो सीरियल कहता है, ओ माय गॉड लास्ट स्टेज है। अब हम जो कह रहे हो ध्यान से सुनो, फिर बताता है कि यहाँ पर ये रखे, वहाँ पर रखे, यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना ये रखे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में। अब सांस लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हम आपको बताया, वेंटिलेटर लगाया जाता है, यहाँ पर नहीं तो छेद करके एक ट्रकिया में लगा दी जाती है ऑक्सीजन की पाइप। अब जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है इतना भारी होता है कोई आदमी सांस ही नहीं ले पाता, ऊपर से फेफड़ा ग्रसित है, अब आपको फोड़ा हुआ है यहाँ पर, और वहां पर 10 किलो वजन रख दिया जाए, दर्द नहीं होगा, इसलिए उसमें मिला दी जाती है कुछ गैसें, जिससे क्या कहते हैं कि अब देखो आदमी धरती के ऊपर जितना जितना जाता है उतना ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो उसके उसमें हीलियम वगैरह मिला दी जाती है, अक्रिय गैसें हीलियम वगैरह मिला दी जाती है, जिसके वजह से वो आपस में जमे। ठीक है, ये रहा पूरा आपका श्वसन रेस्पिरेशन चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ओवरव्यू समझिए, कितने प्रकार आपका श्वसन जो हो गया, श्वसन किसे कहते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण द्वारा जो ऊर्जा बनती है उसको श्वसन कहते हैं। श्वसन किसमें होता है, कोशिकाओं में होता है। ठीक है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना, क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन, बोलिए, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्लियर है यहाँ तक। श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन अंदर इनहेलेशन, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन। आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन, फेफड़े के ऊपर की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन, फेफड़े के अंदर क्या क्या पाया जाता है, नासा, सॉरी श्वसन मार्ग, नासाद्वार, नासा कपाट, ग्रसनी, सोरियन, श्वास नली, ब्रोंकोई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। ठीक है, अब एल्वियोली की संख्या 24 करोड़, श्वास नली की लंबाई 10 से 11 सेमी, 1.5 से 2.5 सेमी व्यास। ठीक है, और जो श्वास नली रहती है उसमें उपाधियों के छल्ले पाए जाते हैं, जिससे बच के ना, इसको क्या कहते हैं, हाइली। श्वसन दो प्रकार के, आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन, फेफड़े तक के श्वसन को बाह्य श्वसन, उसके आगे श्वसन को आंतरिक श्वसन। ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन, लेकिन लेके जाना पसंद किसको करता है, हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका पहले का वाला है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। आई होप इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद।